खुशबू एक छोटे से घर में अपनी सौतेली माँ कौशल्या के साथ रहा करती थी। कौशल्या की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम था पायल। दोनों माँ बेटी का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा था। दोनों एक नंबर की लालची और घमंडी थी। कौशल्या आए दिन खुशबू पर अत्याचार किया करती थी और उसे खूब मारा करती और घर का सारा काम भी करवाया करती। एक दिन की बात है, कौशल्या कानों में सोने के झुमके पहन रही थी। तभी खुशबू बोली, माँ मुझे भी एक जोड़ी सोने के झुमके दिला दो ना। मेरी सहेली पूजा की माँ ने उसे सोने के झुमके दिलाए हैं। हाँ हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना। या तेरे मरे हुए माँ बाप बहुत सारा धन दौलत छोड़कर गए हैं जो तेरे लिए सोने के झुमके खरीद कर लाऊं? माँ दिला दो ना, केवल एक जोड़ी झुमका ही तो चाहिए मुझे। जा जाकर अपने मरे हुए माँ बाप से मांग। तू कोई मेरी सगी बेटी थोड़ी ना है जो मैं तेरे लिए सोने के झुमके दिलाऊं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर अपना काम कर। कौशल्या की बात सुन खुशबू रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। तभी कौशल्या चिल्लाते हुए बोली, अरे कहाँ मर गई करमजली? तुझे मैंने घर का काम करने को कहा था, आराम फरमाने को नहीं। जल्दी से घर का सारा काम निपटा वरना तेरे टांगे तोड़ दूंगी। इतने में कौशल्या की बेटी पायल आई और बोली, माँ सुना है आज सुपर मॉल में लेटेस्ट और मॉडर्न डिजाइन के सोने के झुमकों की बहुत बड़ी सेल लगी है। चलो ना, मुझे भी एक जोड़ी झुमका खरीदना है माँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम एक क्या 3-4 जोड़ी झुमके खरीद लेना मेरी प्यारी राजकुमारी। माँ यू आर द बेस्ट, तुम मेरी सारी फरमाइश पूरी करती हो। चलो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी शॉपिंग करने मार्केट चली गई। करीब 2 घंटे बाद दोनों शॉपिंग कर घर लौटी। माँ आज तो हमने जमकर शॉपिंग की, मजा ही आ गया। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ बेटा, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। अरे करमजली कहाँ मर गई? जल्दी से हमारे लिए जूस लेकर आ। मार्केट में मोल भाव करते करते मेरा गला सूख गया है। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ मर गई? आधी जान तो इस करमजली ने सुखा रखी है। इतने में रसोई से आवाज देते हुए खुशबू बोली, आई माँ बस 2 मिनट, बर्तन धो रही हूँ। कुछ देर बाद खुशबू दोनों के लिए पानी से भरा हुआ गिलास लेकर आई। इतने देर से रसोई में क्या कर रही थी? तुझे कब से आवाजें लगा रही हूँ। उफ, तुझे जूस लाने को कहा था ना, सादा पानी नहीं। ये कहते हुए पायल ने गुस्से से पानी का गिलास खुशबू के चेहरे पर फेंका। माँ इस नौकरानी से कह दो अगर इस घर में रहना है तो काम ढंग से करे, वरना से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। पायल ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, सौतेली ही सही। मैं तुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती, समझी? तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। पायल की ऐसी कड़वी बातें सुन खुशबू की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या मगरमच्छ के आंसू बहाते रहेगी? ये काम भी करेगी? चल जा यहाँ से। पायल बेटी अब गुस्सा छोड़ो और मॉल से जो सुंदर सुंदर झुमके लेकर आई हो जरा मुझे पहन कर तो दिखाओ। मुझे भी देखना है मेरे राजकुमारी बेटी उन झुमकों में कैसी लगती है। वहीं दूसरी ओर खुशबू रोते रोते घर से बाहर निकली और जंगल की ओर जाने लगी। जंगल काफी सारे पेड़ पौधों से भरा हुआ था। तभी खुशबू रोते हुए पेड़ के नीचे बैठ गई। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं माँ और पायल को मैं अपना मानती हूँ, फिर वो दोनों मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? ये कहते हुए खुशबू फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे कानों में एक आवाज सुनाई दी। बेटी तुम रो क्यों रही हो? आवाज सुन खुशबू हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, अरे यहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है, ये आवाज कहाँ से आई? इधर देखो, मैं पेड़ हूँ जिस पेड़ की छाव में नीचे तुम बैठी हो। तुम पेड़ होकर भी बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। वैसे तुम कौन सा जादुई पेड़ हो? मैं जादुई सोने के झुमके का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पे बहुत सारे सोने के झुमके हैं और मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ। क्या? लेकिन पेड़ पर तो मुझे कोई भी झुमका नहीं दिखाई दे रहा। मेरे पेड़ पर जो सोने के झुमके हैं वो तुम्हें तभी दिखाई देंगे जब मैं तुम्हें वो देना चाहूँगा, वरना कोई भी इन झुमकों को नहीं देख सकता। तो क्या तुम मुझे एक जोड़ी सोने के झुमके दे सकते हो? मेरा बड़ा मन है झुमके पहनने का। तुम एक क्या
जितनी मर्जी झुमके यहाँ से ले जा सकती हो। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक जोड़ी झुमका ही चाहिए। तुम कितनी भोली हो। मैं तुम्हें सोने के झुमके के साथ एक जोड़ी सुंदर बालियां भी दूंगा और भविष्य में जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास बिना हिचकिचाए चली आना। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। क्या सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? मैं तुम्हें सोने के झुमके और सोने की बालियां दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। अपनी सौतेली माँ और बहन को भी नहीं। तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी। खुशबू जादुई पेड़ से वादा करती है। फिर जादुई पेड़ ने अपनी जादुई शक्तियों से खुशबू को सोने के झुमके और सोने की बालियां दी। खुशबू जादुई पेड़ का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर लौट आई। खुशबू के कानों में सोने के झुमके देखकर कौशल्या मुंह बनाते हुए बोली, अरे ये सोने के झुमके कहाँ से लेकर आई है तू? लेकिन खुशबू कोई जवाब नहीं देती। ये देख कौशल्या तिल मिलाकर बोली, बोलती क्यों नहीं? कहीं किसी के घर से चुरा कर तो नहीं लाई? इतने में पायल भी अपने कमरे से बाहर आई और उन सुंदर झुमकों को देखकर जल उठी। माँ, इस नौकरानी के पास इतने सुंदर झुमके आए कहाँ से? ये तो प्योर गोल्ड के लग रहे हैं। ये मुझे उपहार में मिला है। उपहार? अब झूठ बोलना भी सीख गई है। जल्दी बता, ये सोने के झुमके तू कहाँ से लेकर आई? वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन कौशल्या की बातों का खुशबू पर कोई असर नहीं होता। माँ, लगता है ये हमें ऐसे नहीं बताएगी। बेटी, तू ठीक बोल रही है। लगता है इसकी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर दोनों माँ बेटी खुशबू से सोने की झुमकी और सोने की बालियां छीनकर उसकी पिटाई करने लगे। आखिरकार खुशबू ने उन्हें जादुई पेड़ और सोने के झुमके की सारी सच्चाई बता दी। सारी सच्चाई जानकर दोनों माँ बेटी की आंखें लालच से भर गई। तब पायल बोली, माँ, हमें भी उस जादुई पेड़ के पास जाना चाहिए। हाँ बेटी, उस जादुई पेड़ की मदद से हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। इतना कहकर दोनों माँ बेटी बिना समय गवाए जादुई पेड़ के पास पहुँची और बोली, सुन जादुई पेड़, हमें भी ढेर सारे सोने के झुमके चाहिए। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, मैं तुम जैसी लालची लोगों को कुछ नहीं दूंगा। वापस चली जाओ। ये सुन पायल गुस्से में बोली, हम यहाँ से सोने के झुमके लिए बिना नहीं जाएंगे। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी जादुई पेड़ उन्हें कुछ भी नहीं देता। तब पायल गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, लगता है ये जादुई पेड़ ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी इस पेड़ को काट डालती हूँ। शायद पेड़ ने अपने अंदर ढेर सारे सोने के झुमके छुपा कर रखे होंगे। घमंड और लालच में अंधी पायल कुल्हाड़ी लेकर जादुई पेड़ को काटने लगी। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, ये तूने अच्छा नहीं किया दुष्ट लड़की, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वही लालची पायल को पेड़ के अंदर से कुछ नहीं मिला। ये देख पायल बोली, अरे ये क्या, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। इस पेड़ के अंदर तो एक भी सोने का झुमका नहीं है। ये कहते हुए पायल माँ कौशल्या के साथ खाली हाथ घर लौट आई। काफी थकी होने के कारण पायल खाना खाकर सो गई। फिर अगली सुबह जब पायल नींद से जागी तो वो हैरान रह गई। उसके पेट से एक पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर पायल बुरी तरह घबरा गई। माँ, देखो ना, ये क्या हो गया मेरे साथ? जल्दी मेरे पास आओ। पायल की आवाज सुन दौड़ते हुए कौशल्या अपने कमरे से बाहर आई और पायल के पेट पर उगे हुए एक पेड़ को देखकर दंग रह गई। मेरी लाडली, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे पेट में पेड़ कैसे उग गया? माँ, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं इस पेड़ के साथ नहीं जी सकती। ये कहते हुए पायल फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कौशल्या उसे फौरन गांव के ही सरकारी अस्पताल ले गई। पेट में पेड़ लिए पायल को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही डॉक्टर ने पायल के पेट में पेड़ उगा देखा तो वो भी चौंक गए। फिर काफी सोचने के बाद डॉक्टर ने कहा, माफ करना बहन जी, आपकी बेटी का केस बहुत ही क्रिटिकल है। इसका इलाज करना हमारे बस की बात नहीं। आप अपनी बेटी को लेकर घर चले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर दोनों माँ बेटी निराश होकर घर वापस लौट आए। माँ, कुछ करो, इस पेड़ को मेरे पेट से बाहर निकालो। तभी उस पेड़ में से आवाज आई, दोस्त लड़की,
ये तेरे किए की सजा है जो तूने मेरे साथ किया। कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं वही जादुई झुमके का पेड़ हूँ जिसे तूने लालच में आकर काट दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे साथ ऐसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं घमंड और लालच में अंधी हो गई थी। हाँ जादुई पेड़, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम जीवन में कभी लालच नहीं करेंगे। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी गिड़गिड़ाने लगी। तभी पेड़ में से आवाज आई, अच्छा ठीक है, माना कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को खुशबू के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर तुम दोनों ने जरा सा भी खुशबू को परेशान किया तो मैं तुम्हें सजा देने में देरी नहीं लगाऊंगा। दोनों माँ बेटी ने जादुई पेड़ की शर्त मान ली। इतने में खुशबू भी वहाँ आ गई। फिर कौशल्या और पायल ने खुशबू से माफी मांगी। माफी मांगते ही जादुई पेड़ पायल के पेट से गायब होकर वापस अपनी जगह पहुँच गया। इस तरह जादुई झुमके के पेड़ की वजह से खुशबू अब हंसी खुशी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और बहन पायल के साथ रहने लगी। समुद्र किनारे बसे मुंबई शहर के एक आलीशान घर में दो बहनें रंगोली और दीपा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। उनके पिता मुकेश कुमार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और माँ सुगंधा हाउसवाइफ थी। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुशियों से भरी उनकी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन शॉपिंग करके लौटते समय सुगंधा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अचानक इस तरह माँ सुगंधा की मृत्यु से दोनों मासूम बहनें रंगोली और दीपा अक्सर रोती रहती। वहीं उनके पिता मुकेश भी अपनी पत्नी की अकस्मात मृत्यु से अंदर ही अंदर काफी टूट गए। लेकिन अपनी दोनों बेटियों की खातिर उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। अब मुकेश के ऊपर दोनों बेटियों की सारी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसे घर और बिजनेस एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अक्सर अपनी स्वर्गवासी पत्नी सुगंधा की याद और घर की चिंता में शराब पीने लगा। एक दिन की बात है, मुकेश की मौसी कल्याणी उससे मिलने आई और बोली, बेटा, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था सो हो गया। तुम अब अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारी दो बेटियां भी तो है, उन्हें भी तो कोई चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। मेरी मानो, तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारी बेटियों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी और तुम अपना बिजनेस अच्छे से संभाल पाओगे। मौसी के बार बार समझाने पर मुकेश दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया और अंगूरी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अंगूरी बहुत चालाक और लालची औरत थी। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में मुकेश से शादी की थी। उसे ना तो मुकेश से कोई लगाव था, न ही उसकी दोनों बेटियों से। वो बस उनके संग प्यार का ढोंग किया करती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और फिर एक दिन, अच्छा अंगूरी, मैं 2-4 दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। तुम रंगोली और दीपा बिटिया का ध्यान रखना। आप कितना काम करते हैं, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको? सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज की तो कोई कमी नहीं है। अरे मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आखिरकार मुझे अभी उनके लिए बहुत कुछ करना है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। इतना कहकर मुकेश अपना बैग लेकर वहाँ से चला गया। ये देख अंगूरी मन ही मन बोली, जब देखो अपनी बेटियों की माला जपता रहता है, इसके सिवा इसे कुछ दिखाई नहीं देता। जितनी मेहनत करनी है कर ले, आगे वक्त ही बताएगा कि तेरी दोनों बेटियों की किस्मत में क्या लिखा है, तेरी दौलत या फिर दर दर के ठोकरे। मैं तेरी दोनों बेटियों का क्या हाल करती हूँ। ये कहते हुए अंगूरी हंसने लगी। तभी रंगोली और दीपा उनके पास आई और बोली, माँ, हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है, आप हमें कुछ खाने को दे दो ना। मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या, जो तुझे खाना निकाल कर दूं? तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। माँ, आपको ये क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तुम्हारे बाप से मैंने शादी कर ली।
तुम सबने मिलकर मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब से घर का सारा काम तुम दोनों करोगी, समझी? जाओ तुम दोनों, यहाँ खड़ी क्यों हो? मुझे 1 घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई चाहिए, और हाँ, मेरे लिए गर्मा गर्म 1 कप चाय भी बना कर लाओ। बेचारी रंगोली और दीपा अपनी सौतेली माँ का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा डर गई। दोनों डरी सहमी घर का काम करने लगी। दीदी, माँ को क्या हो गया है? वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मुझे भी नहीं पता दीपा, लेकिन हमें पिताजी के आने तक माँ की सारी बात माननी होगी। उसके बाद रंगोली अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले गई और बोली, माँ, ये लीजिए आपकी चाय। अंगूरी चाय पीते हुए गुस्से से बोली, छी, कितनी गंदी चाय बनाई है। करमजली, ये चाय तो कड़वी है। दूर हो जा मेरी नजरों से। सत्यानाश हो तेरा, मेरे मुँह का सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अब मेरा मुँह क्या देख रही है? जाकर झूठे बर्तन साफ कर। इस तरह अंगूरी दोनों बहनों पर दिन रात अत्याचार करने लगी। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और मुकेश भी अब घर वापस लौट आया और अपने दोनों बेटियों को नौकरानी की तरह घर का काम करते देख गुस्से से लाल होते हुए बोला, अंगूरी, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोनों बच्चियों से घर का काम करवाने की? तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। आवाज नीचे करके बात करो। कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम तीनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालना पड़े। ये बात सुन मुकेश गुस्से से जैसे ही थप्पड़ मारने अंगूरी की तरफ बढ़ा, तभी अंगूरी मुकेश का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। पहले मैंने सोचा मैं तुम्हें इस घर में रहने दूं, लेकिन अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये घर मेरा है। ये घर और प्रॉपर्टी पहले तुम्हारी थी, अब सब कुछ मेरा हो चुका है। तुमने बाहर जाने से 1 दिन पहले नशे की हालत में अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अब तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं चौकीदार को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं? इतना बड़ा धोखा? फिर भी औरत, तूने मेरे नशे की हालत का फायदा उठाकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए मुकेश गुस्से से अंगूरी की तरफ बढ़ा। तभी अंगूरी ने जोर से धक्का देकर मुकेश को जमीन पर गिरा दिया। ये देख रंगोली और दीपा अपने पिता को संभालते हुए बोली, पिताजी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बिटिया, चलो यहाँ से चलते हैं और कहीं और रहने की कोई जगह ढूंढते हैं। इतना कहकर मुकेश अपनी दोनों बेटियों के संग यहाँ वहाँ भटकने लगा। लेकिन मुकेश घर और प्रॉपर्टी छिन जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक चलते चलते उसे दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब दोनों बहनें अनाथ हो गई और दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान जी, आपने हमारी माँ को अपने पास क्यों बुलाया? ना ही आप उन्हें बुलाते, ना ही सौतेली माँ आती और ना ही हमारी ये हालत होती। और तो और पिताजी को भी आपने हमसे छीन लिया। हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? किसके सहारे रहेंगे? जैसे आपने हमारे माता पिता को अपने पास बुला लिया, वैसे ही हमें भी अपने पास बुला लो। ये कहते हुए रंगोली अपनी छोटी बहन दीपा के साथ घने जंगल के अंदर बढ़ती ही जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी। ये देख रंगोली बोली, अरे, बीच में ये सीढ़ी कहाँ से आ गई? आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं है। लगता है हमें इसी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जाना होगा। नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें इस सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। पहले ही हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है, अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? डरो नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर रंगोली अपनी बहन दीपा के संग उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते वो दोनों बादलों की दुनिया में पहुंच गई। तभी उन्हें वहाँ 3 जादुई फ्रॉक घर दिखाई दिए, जिसे देख दीपा हैरानी से बोली, अरे दीदी देखो, यहाँ तो 3 फ्रॉक घर है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, पर दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तभी पहले जादुई फ्रॉक घर से आवाज आई, रंगोली और दीपा, तुम जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। तुम्हें यहाँ बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हो।
इतने में दूसरे जादुई फ्रॉक घर में से आवाज आई, नहीं नहीं दीपा और रंगोली, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें ढेर सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात दूंगी, जिसे पाकर तुम अपनी जिंदगी एक महारानी की तरह जी सकती हो। सोच क्या रही हो, जल्दी आओ। फिर तीसरे जादुई फ्रॉक घर में से आवाज आई, रंगोली और दीपा, तुम्हें मेरे घर में तो कुछ नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, जो बरसों से बहुत बीमार है और वो ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो उनकी सेवा कर सके। तो तुम मेरे घर में आ जाओ ना और बूढ़ी अम्मा की मदद करो। तीनों जादुई फ्रॉक घर की बात सुन दोनों बहनें सोच में पड़ गई। फिर बोली, ये जादुई तीसरे फ्रॉक घर, मैं आपके घर में आना चाहती हूँ, क्योंकि उन बूढ़ी अम्मा को हमारी जरूरत है और माँ से बढ़कर सोना चांदी हीरे जवाहरात का कोई मूल नहीं, इसलिए हम आपके घर में आएंगे और बूढ़ी अम्मा की सेवा करेंगे। इतना कहकर रंगोली और दीपा खुशी खुशी जादुई तीसरे फ्रॉक घर में चली गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों बहनें चौंक गई, क्योंकि घर ढेर सारे रुपए, सोना चांदी, हीरे जेवरात से भरा हुआ था। ये देख रंगोली बोली, हे जादुई फ्रॉक घर, आपने तो कहा था यहाँ सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा रहती है, लेकिन यहाँ तो सोना चांदी हीरे जवाहरात है, पर बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप उन्हें बुला दीजिए ना, हम उनकी सेवा करेंगे। आप देखना, हम उनकी इतनी अच्छी सेवा करेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और बोली, ये तीनों जादुई फ्रॉक घर मेरे हैं। ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम परीक्षा में सफल रही। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये जादुई फ्रॉक का घर अब से तुम्हारा हुआ। जादुई फ्रॉक घर तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा और तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रंगोली और दीपा परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी जादुई फ्रॉक घर को लेकर वापस पृथ्वीलोक लौट आई। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों जादुई फ्रॉक घर में हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद रंगोली और दीपा अपनी कार से उतरकर जूस पी रहे थे। तभी उसी रास्ते से जा रही अंगूरी ने उन्हें देख लिया। अरे, ये दोनों मनुष्य यहाँ क्या कर रही हैं? और इनके पास इतनी बड़ी कार, महंगे महंगे कपड़े आए कहाँ से? आखिर इतने सारे पैसे इनके पास आए कहाँ से? मुझे पता तो लगाना पड़ेगा। इसके बाद अंगूरी उनका पीछा करने लगी और उन दोनों बहनों को जादुई फ्रॉक घर के अंदर जाते हुए देख लिया। फिर चोरी छिपे खिड़की से अंदर झांकने लगी। तभी रंगोली जादुई फ्रॉक घर से बोली, हे जादुई फ्रॉक घर, आज हम बाहर घूमने गए थे तो हमने देखा हमारे जैसे लाचार और अनाथ बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे थे। हमें उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। रंगोली के इतना कहते ही जादुई फ्रॉक घर से ढेर सारे पैसे निकलने लगे। खिड़की से ये सब देख रही अंगूरी का मुंह खुला का खुला रह गया। अच्छा, तो ये सब इस जादुई फ्रॉक घर का कमाल है। इस जादुई फ्रॉक घर को मुझे अपने कब्जे में करना होगा, फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद रंगोली और दीपा के बाहर जाते ही अंगूरी ने जैसे ही उस जादुई फ्रॉक घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, तब जादुई फ्रॉक घर ने अपनी शक्ति से अंगूरी को बंदरिया बना दिया और वो सदा के लिए जंगलों में भटकने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह अंगूरी को उसके लालच और करने का फल मिल गया। वहीं दूसरी ओर रंगोली और दीपा हंसी खुशी जादुई फ्रॉक घर में अपना जीवन बिताने लगी।